दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। जय किसान दोस्तों, ये देखिए आप गेहूं। हर किसान चाहता है कि उसके फसल का उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। उसके लिए वो हर संभव कोशिश करता है जो हो सकती है। और बहुत सारे मैंने ऐसे किसान देखे हैं, पैसे नहीं होते हैं, उधार लेके आते हैं, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि हर संभव हर प्रकार की कोशिश करते हैं कि उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। जबकि दोस्तों, ये जो प्रचार तंत्र है ना, ये प्रचार तंत्र इतना ज़्यादा हावी है कि आप ये चीज़ डालोगे तो ही आपकी फसल अच्छी निकलेगी, आप ये चीज़ डालोगे तो ही आपका दाना बड़ा होगा, आप ये चीज़ डालोगे तो ही आपका दाना चमकदार होगा, आप ये चीज़ डालोगे तो ही आपके ऊपर तक के दाने पूरे फूलेंगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप दुनिया करोगे, जब जाके आपकी फसल आएगी। और बेचारे किसान भाई ले पे खाद, ले दवाइयाँ और दे अंधाधुंध खाद 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 खाद। और उससे होता क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा फसल को जो माइक्रो न्यूट्रिशन, जो पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के और कुछ और निजी प्रकार के टॉनिक और अनेक प्रकार की जो खाद हैं, ये खाद हैं, इनका उपयोग हम ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं तो होता असर उल्टा है। इस साल बहुत सारे किसानों के खेतों में मैंने देखा है और बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ी है। जबकि अक्सर होता यह है कि गेहूं की फसल में पीलापन बहुत कम आता है। ये जो पीली पड़ी है ना, ये खरपतवार नाशक और विभिन्न प्रकार के जो हम ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में जो खादों का उपयोग कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। मेरा मानना है कि कम से कम जो अन्य दूसरी फसलें सब छोड़ दें, लेकिन जो गेहूं है, गेहूं में हम कम से कम रासायनिक दवाइयों का उपयोग करें। देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास गोबर की खाद नहीं है तो हमें रासायनिक खादों की तो ज़रूरत फिर भी लगती है, लेकिन हम समय अनुसार अगर सिंचाइयाँ करेंगे और समय अनुसार कार्य करेंगे तो हमें इतने ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं लगती है। और प्राकृतिक रूप से जो फसलें चलती है उसकी बात ही अलग है। प्राकृतिक रूप से भी फसलें पकती है। आज से 15 साल 20 साल पहले जो अपने पूर्वज, अपने जो परिवार के जो अन्य लोग हैं वो खेती करते थे, उनका उत्पादन अपने उत्पादन से कई गुना ज़्यादा था। और अपना उत्पादन इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने के बाद, इतना सब कुछ आने के बाद अपना उत्पादन ख़त्म हो गया, कम हो गया। तो दोस्तों, अपन कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर ही मैं आज अपना वीडियो बना रहा हूँ। और ये गेहूँ दिखा रहा हूँ मैं आपको कि इस गेहूँ में देख लीजिए आप, इस गेहूँ में ये बालियाँ देख लीजिए आप। और मैंने तीसरा पानी अब लगाया है इसमें, ये देख लीजिए सारी बालियाँ आप, ये बालियाँ देख लीजिए, इस गेहूँ का फुटाव देख लीजिए आप। ये देखिए एक गेहूँ का फुटाव, ये देखिए फुटाव, ये देख लीजिए आप अच्छे से फुटाव, सारे फुटाव देख लीजिए आप। ये मैंने इन गेहूं में ना किसी रासायनिक दवा का उपयोग किया है और ना ही मैंने इसको यूरिया दिया है। और सिर्फ मैंने इसको जो तीसरा पानी है, पलेवा सहित तीसरा पानी अब दिया है और इसी में ये आ जाएंगे। अभी दिया है, जस्ट अभी 3 दिन पहले मैंने इसको पानी दिया है और इसी पानी में ये गेहूँ आ जाएंगे। अब देख लीजिए दोस्तों कि इसमें आपको कहाँ कमी दिख रही है। अब मैं कंपनियों के नाम नहीं बताना चाहूँगा, नहीं लेना चाहूँगा कि मैं ये जो प्रचार तंत्र का हिस्सा मैं भी बनता, अपनी बालियों को लंबी करने के लिए मैं भी स्प्रे करता। ये बालियाँ कहाँ की छोटी है ना। और अपने गेहूं के दानों को फुलाने के लिए फिर स्प्रे करता, हाइट बड़ी करने के लिए मैं इसमें स्प्रे करता, हाइट चलाने के लिए, इसकी चाल चलाने के लिए, इसकी गति को बढ़ाने के लिए मैं इसमें स्प्रे करता। अब इसकी हाइट कहाँ कम है, कमर की आ रही है। हाँ, कहाँ से ये गेहूँ
कमज़ोर हैं कि इसमें मैं स्प्रे करता तो ही वो चीज़ें हो जाती। और ना ही मैं जो ये दुनिया भर के स्प्रे हैं, एक भी स्प्रे मैं इसके अंदर नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद भी इसके जो यहाँ ऊपर तक के दाने हैं ना, ये सारे दाने फूलेंगे, इसमें बीज बन चुके हैं। तो ये चीज़ें जो कुछ प्राकृतिक रूप से फसल चलती है उसकी बात ही अलग होती है। तो दोस्तों करते हैं अपन शुरुआत से ही। सबसे पहले आप खेत को रेल दीजिए। उसके बाद जब उसमें अच्छी नमी आ जाए, मतलब नमी, उसकी जो नमी है ख़त्म हो जाए, वो खरपतवार उग जाए, उसके बाद आप उसमें डायरेक्ट शेड्यूल से बुवाई करवा दीजिए। ट्रैक्टर नहीं निकलवाना है, पलेवा नहीं करवाना है, डायरेक्ट शेड्यूल से बुवाई करवा दीजिए और दूसरे दिन आप क्यारियाँ बना दीजिए। और गेहूं भी अच्छा इतनी गहराई में गिरेगा तो होगा क्या कि उसकी जो जड़ें हैं नीचे रहेगी, तो उसके बाद उसमें कुछ दिन गर्मी गिरेगी, पूरी मिट्टी जो है आपकी भुरभुरी रहेगी, मुलायम रहेगी। उसकी वजह से वो गर्मी गिरेगी तो उसकी वजह उसमें जब पूरी मिट्टी में गर्मी भराएगी, मिट्टी भुरभुरी रहेगी, तो होगा क्या कि जो आपके जो गेहूं में शुरुआती दौर में फंगस लगने वाला था पानी की वजह से, वो नहीं लगेगा। तो एक स्प्रे तो आपको यहाँ बच जाएगा, फंगस नहीं लगेगा तो आपके गेहूं पीले नहीं पड़ेंगे। दूसरा, आपकी एक सिंचाई यहाँ बचेगी, क्योंकि अगर आप छिटक पद्धति से बोते तो आपको 15 दिन बाद ही पानी देना पड़ता। अब आपको यहाँ पर 30 दिन में या 35 दिन में पहला पानी देना पड़ेगा। गेहूं 30 दिन के 35 दिन के हो जाएंगे, उसके बाद ये यकीन मानिए दोस्तों, जब आप उसको पानी देंगे ना तो कहीं नहीं लग रहा यूरिया, NPK, किसी प्रकार के खाद। जब उसको प्यास लगेगी अच्छी, और जब उसको आप पानी पिला देंगे, जब उसको भूख लगेगी और प्यास लगेगी, जब उसको आप खाना देंगे, तो वो गेहूं अपने आप बिना खाद के ही बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और एकदम से बड़ा शानदार वो चलेगा। बात दोस्तों, अगला पानी आपको 70 से 75 दिन की स्थिति में देना है, तो गेहूं अपने आप बड़ा शानदार जैसे ही वो गोबर स्थिति में आएगा और आप पानी देंगे तो बालियाँ एकदम से बपकेगी और एकदम से बड़ी शानदार बालियाँ निकलेगी और बड़ी बालियाँ निकलेगी, है ना। तो वो 25 या 30 दिन उसकी बालियाँ और वो पूरा निकलने में समय लगेगा। और उसमें जो फूलों की स्थिति रहेगी, फूलों की स्थिति को आप चलने दें, और जैसे ही उसमें बीज भराव का कार्य शुरू हो ये स्थिति, और आप उसको पानी दे दीजिए। ये मैंने इसको तीसरा पानी दे दिया। अब देख लीजिए, पानी देने के बाद कहीं से कहीं एक पौधा भी नहीं गिरा, हाँ, और बीज गहराई में है, पानी अभी इसको दे दिया है, तो अब इसके बाद इसको पानी की भी आवश्यकता नहीं है। और ये इसी पानी में, इस तीसरे पानी में ही आ जाएगा ये गेहूं और बड़ा शानदार रिजल्ट देगा। ऊपर तक की इसकी जो बीज हैं, ऊपर तक का इसका बीज भराव होगा और बालियां आप देख ही चुके हैं और बीज भरने का कार्य इसमें चल ही रहा है। पानी में गेहूं बड़े शानदार आएंगे और 15 से 20 कुंटल पर बीघा के हिसाब से ये उत्पादन देंगे। ये है हमारे पुराने आधार, पुराने तरीके, पूर्वजों के बताए हुए नियम। जिस प्रकार से वो खेती करते थे, वो नहीं जानते थे कि NPK क्या होता है, वो नहीं जानते थे कि बोरान क्या होता है, वो नहीं जानते थे कि आपका इन्फेक्टिसाइड क्या होता है, फंगीसाइड क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है। वो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा करते थे तो एक बार बीच में यूरिया दे देते थे, इसके अलावा और भी कोई चीज़ वो नहीं देते थे। प्राकृतिक रूप से खेती करते थे और 20 कुंटल पर बीघा का हिसाब से वो उत्पादन लेते थे। अब दोस्तों हम सब देते हैं, NPK भी देते हैं, बोरान भी देते हैं, हम माइक्रो न्यूट्रिशन भी देते हैं, हम फंगीसाइड भी देते हैं, इन्फेक्टिसाइड भी देते हैं। नतीजा क्या होता है? कितना उत्पादन मिलता है हमें? 10 कुंटल पर बीघा, 8 कुंटल पर बीघा, इतना ही मिलता है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से खेती करने में एक आपको खरपतवार नाशक का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खरपतवार उगेगा, उसके बाद जब आप बुआई करेंगे और अगले 30-35 दिन बाद जब आप पानी देंगे तो खरपतवार तो ऐसे ही ख़त्म
हो जाएगा। खरपतवार की इसमें कोई समस्या ही नहीं रहेगी आपको। अब आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं तो स्वाभाविक है कि आपका आधा उत्पादन तो उसी समय बढ़ जाएगा। जिस दिन हम खरपतवार नाशक का उपयोग गेहूं में करते हैं ना, आधा उत्पादन हमारा वहीं ख़त्म हो जाता है दोस्तों। बिना यूरिया के, बिना किसी रासायनिक दवाइयों के ये मेरा जो गेहूं है कैसा है कमेंट करके बताना। और मैंने जो कुछ मेरा जो हल्का फुल्का जो नॉलेज मैंने अपने पूर्वजों से लिया है उसको आपके साथ शेयर किया है, तो बताना कि वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।